नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, टीवाई बीकॉम के 6th सेमेस्टर में आज के सेशन में हम लोग हमारे लॉ सब्जेक्ट के पूरे थर्ड यूनिट को बहुत अच्छे से और कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने वाले हैं। तो आने वाले कुछ टाइम के लिए आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस सेशन को देना। तो यूनिट 3 के सारे टॉपिक और क्वेश्चन आपके माइंड में 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं हमारे यूनिट 3 की स्टडी। देखो, हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिफाइन कंपनी एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो फिर उसको हम लोग कह सकते हैं फीचर्स, मतलब कि लक्षण ऑफ कंपनी। तो देखो, सबसे पहले एक जनरल मीनिंग दिया है, कॉमन मीनिंग दिया है, जिसमें क्या कहा है कि कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी नो मतलब था स्वैच्छिक, मतलब खुद की मर्जी से, एंड एसोसिएशन मतलब इकट्ठा होना, मतलब घણા બધા લોકો अपनी પોતાની મરજીથી ભેગા થયા છે। ફોર્મ ફોર સમ કોમન पर्पस। क्यों इकट्ठा हुए? कोई ना कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव, कॉमन पर्पस के लिए, विथ कैपिटल, जिसके लिए उन लोगों ने कैपिटल लगाई होगी, मतलब पैसे लगाए होंगे, जिसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और जिसको हम लोग शेयर के नाम से जानते हैं, विथ लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब वो लोग जो यहां पे कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, उनकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। हालांकि ये डेफिनेशन जो है ये परफेक्ट नहीं है। हमें जो याद रखनी है वो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसके फीचर्स में ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको आगे समझा ही रहा हूं। तो देखो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि ये 2013 में डेफिनेशन दी है ना। और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब पहले के कोई भी कंपनी लॉ में, पहले कौन सा कंपनी लॉ चलता था? कंपनीज लॉ 1956। तो यहां पे कंपनी की डेफिनेशन क्या दी है? तो कंपनी मतलब वो जो भी ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर हुई है, या उससे पहले के कोई भी कंपनीज एक्ट में, मतलब ये कंपनीज एक्ट 1956 हो या उससे भी पहले टाटा जैसी कंपनी हो जो कि 100-125 सालों से चल रही है, तो उसके पहले भी कोई भी कंपनी एक्ट था उसमें रजिस्टर्ड हुई होगी, उसे हम लोग कहेंगे कंपनी। अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स ऑफ कंपनी। ये चीज आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपको काम लग सकता है, या ऑब्जेक्टिव एग्जाम यानी कि एमसीक्यू में बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकते हैं। पहले तो आपको टाइटल भी याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में ये भी आ सकता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ब्लैंक इज द कैरेक्टरिस्टिक और ब्लैंक इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। या तो फाइंड आउट, ऑड वन आउट, और 3 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक के दिए हो और 1 पॉइंट कुछ और। तो देखो, सबसे पहली है वॉलेंटरी एसोसिएशन, मतलब બધા લોકો स्वैच्छिक भेगा થયા હશે। मतलब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको कंपनी का मेंबर बनना ही पड़ेगा, या बाय बर्थ जैसा एचयूएफ में होता था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें आप मेंबर बन जाते थे, ऐसा नहीं होगा। कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लॉ कैन नॉट कंपेल, कंपेल का मतलब होता है फोर्स, मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते टू बिकम इट्स मेंबर और टू गिव अ मेंबरशिप। मतलब कंपनी ऐसे कोई भी दूसरे किसी मेंबर को जबरदस्ती नहीं कर सकती या पर्सन को कि आप कंपलसरी कंपनी के शेयर खरीदो ही। मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मैं किसी भी स्टूडेंट को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको साहस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बनना ही पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से बनोगे। उसी तरह से कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे शेयर होल्डर, वो अपनी मर्जी से वॉलेंटरीली मेंबर बनते हैं। यहां पे कंपनी किसी को फोर्स नहीं कर सकती, ना ही लॉ किसी को फोर्स करता है कि आप कंपनी के मेंबर बन जाओ। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जिसके अंदर सिंपल सा है पॉइंट कि कंपनी जो है वो उसके मेंबर से एक अलग पर्सन है, ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल भाविन सर है और उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की है साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एक अलग आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम व्यक्ति होगी, और भाविन सर
ये एक अलग पर्सन है। ये दोनों अलग अलग होंगे, मतलब कि कंपनी की आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी होती है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, मतलब कंपनी के ओनर्स या मैनेजर्स या डायरेक्टर्स ये सब अलग और कंपनी भी अलग। द मनी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से सुन लेना। कंपनी के जो भी पैसे है या प्रॉपर्टी है दैट इज ओन्ड बाय कंपनी एंड नॉट बाय एनी मेंबर और डायरेक्टर। कंपनी की जो कोई भी असेट होगी, जितने भी पैसे होंगे, वो सब कंपनी की ओनरशिप के है, उसके डायरेक्टर या ओनर के नहीं। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री का मेजर शेयर होल्डिंग मुकेश अंबानी के पास है, तो रिलायंस इंडस्ट्री की सारी असेट मुकेश अंबानी की असेट नहीं है। मुकेश अंबानी की असेट अलग और रिलायंस इंडस्ट्री की असेट अलग, क्योंकि लॉ की नजरों में जो कंपनी है यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री दैट हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। दिस नोशन मतलब आइडिया of corporate personality was established in the case of Salman versus Salman Company Limited। ये जो एक केस हुआ था उसके ऊपर से ये पॉइंट बाहर निकल के आया था कि जो कंपनी है उसका एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स या ओनर्स से अलग होता है। लिमिटेड लायबिलिटी, देखो ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बारे में पता है कि उसके अंदर जो भी पार्टनर्स होते हैं या ओनर होते हैं उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर असेट की कंपैरिजन में लायबिलिटी बढ़ जाती है तो उनको अपनी पर्सनल असेट भी सेल करनी पड़ती है। जबकि कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। अब यहां पे दो तरह से लिमिटेड हो सकती है। एक लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब वो शेयर होल्डर की लायबिलिटी, उन्होंने जो शेयर खरीदे हैं उसकी अनपेड अमाउंट तक लिमिटेड रहेगी। मतलब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए की, तो मेरी लायबिलिटी कितनी, 10,000 में से मेरे जितने पैसे पे करने बाकी है उतनी। मतलब मैंने सारे के सारे 10,000 पे कर दिए, मेरी लायबिलिटी जीरो हो गई। सपोज मैंने 2,000 पे किए थे, 8,000 पे करने बाकी है, तो मुझे मैक्सिमम कितने पे करने पड़ेंगे, 8,000 रुपए ही। मतलब मैंने जितने शेयर खरीदे होंगे उस शेयर की अनपेड अमाउंट तक जो मेंबर है यानी कि शेयर होल्डर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। और दूसरी होती है लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब मैंने कितनी गारंटी दी है, तो मैंने फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीस की गारंटी दी है, तो मेरी लायबिलिटी 25,000 रुपीस तक रहेगी, बट लिमिटेड होगी। तो आपको याद क्या रखना है कि कंपनी के जो मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या तो लिमिटेड बाय गारंटी। देन परपेचुअल सक्सेशन या कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब लॉन्ग लाइफ। कंपनी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप की तरह नहीं होती है कि वो बहुत जल्दी बंद हो जाए। कंपनी का एग्जिस्टेंस बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है। परपेचुअल मींस फॉर एवर, एंड कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन। मतलब आप देखो टाटा कितने सालों से कंपनी है और अभी भी है और आने वाले 100 सालों तक भी कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया तो चलने ही वाली है। Its existence is not affected by change in the members और डेथ ऑफ मेंबर्स। मतलब ऐसा नहीं होगा कि शेयर होल्डर चेंज हो गए तो कंपनी बंद, या मेन शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो कंपनी बंद। अब सिंपल सी बात है, अब देखो रिलायंस इंडस्ट्री किसने सेटअप की थी, धीरू भाई अंबानी ने। अब धीरू भाई अंबानी की ही डेथ हो गई तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री बंद हो गई, नहीं होगी। मुकेश अंबानी की डेथ हो जाएगी तो क्या जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी, नहीं। कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके मेंबर के आने से या जाने से। इसलिए यहां पे कहा है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस कैसी होती है, परपेचुअल, लॉन्ग लाइफ। देन कॉमन सेल, कंपनी जो है वो देखो आर्टिफिशियल पर्सन का, रियल पर्सन या आर्टिफिशियल, तो आप कैसे पहचानोगे। मतलब भाविन सर है तो देखो ये शक्ल है, शक्ल देख के पहचाने जाओगे कि यार इतना अच्छा चेहरा है, प्यारा मुखड़ा है, तो वो तो भाविन सर का ही होगा। अब एग्जांपल है, अब कंपनी है तो कंपनी का तो कोई फेस होता नहीं है, तो कंपनी को पहचानेंगे कैसे, तो कंपनी का एक कॉमन सील होता है। देखो आप ये देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है पर आपको पता चल जाएगा कि ये मैकडॉनल्ड की बात चल रही है। ये आपने कुछ नहीं पूरा देखा ना, फिर भी पता चल जाएगा कि ये फेसबुक है। तो ये सब क्या है, ये फेसबुक का या ये मैकडॉनल्ड का या ये डव का या ये रिलायंस का या ये साहस का क्या है, कॉमन सील यानी के लोगो। और ये जो लोगो होता है वो कंपनी के शेयर या डिबेंचर सर्टिफिकेट, कंपनी के इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगा हुआ होता है। देन सेपरेट प्रॉपर्टी और राइट टू सेपरेट प्रॉपर्टी, मतलब ये तो सिंपल है, आगे ही हमने देखा
कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ओनर्स और डायरेक्टर्स, तो ऑब्वियस है कि कंपनी एक अलग ही पर्सन है, तो जो कोई भी असेट खरीदी जाएगी ये वो उसके अलग नाम से ही खरीदी जाएगी। मींस कंपनी कैन एक्वायर, ओन्स एंड डिस्पोज करना मतलब सेल कर देना या निकाल देना प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, मतलब कंपनी खुद के नाम से ही कोई भी असेट खरीद सकती है या बेच सकती है, कंपनी खुद के नाम से बैंक अकाउंट को भी ओपन कर सकती है और खुद के नाम से ही सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट मुकेश अंबानी करने जाएगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा रिलायंस इंडस्ट्री के बिहाफ में ही, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से ही कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। देन कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यूड, मतलब केस करना, कोर्ट के अंदर केस फाइल करना। तो अब देखो कंपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ओनर से या डायरेक्टर से, मतलब डायरेक्टर अलग और कंपनी ये अलग है। तो अगर कंपनी के ऊपर किसी को केस करना है तो क्या वो डायरेक्टर के ऊपर केस करेंगे? नहीं, वो कंपनी के ऊपर ही केस करेंगे। सिमिलरली कंपनी को किसी और पर्सन या दूसरी किसी कंपनी या पार्टी के ऊपर केस करना है तो वो कंपनी अपने नाम से ही केस करेगी। मतलब फॉर एग्जांपल भाविन सर को रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर केस करना है तो भाविन सर रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से ही केस करेंगे, ना कि मुकेश अंबानी के नाम से। तो देखो कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल पर्सन और एग्जिस्टेंस, सो कंपनी कैन स्यू, मतलब कंपनी दूसरे के ऊपर केस कर सकती है, और कैन बी स्यूड मतलब कोई और पर्सन कंपनी के ऊपर केस कर सकता है कंपनी के नाम से ही। देन नेक्स्ट, फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब देखो कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है ना उसको कहते हैं शेयर कैपिटल, और ये शेयर कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक पार्ट को कहा जाता है शेयर, और ये जो शेयर होते हैं दैट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। मतलब मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे हैं, अब मैं कल उठ के ये मेरे शेयर दूसरे किसी बंदे को बेच देना चाहता हूं तो मैं आराम से बेच सकता हूं। शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, तो ये एक ट्रांसफरेबल असेट है। सेपरेट मैनेजमेंट, देखो कंपनी के ओनर्स, याद रखना सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब क्या, ओनर्स अलग और उसके मैनेजर्स अलग। कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का मैं भी एक शेयर होल्डर हूं, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री मैं चलाने के लिए जाऊंगा? नहीं, शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स अलग होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं वो अलग होते हैं। देखो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज डन बाय पर्सन इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अपने जो डायरेक्टर्स होते हैं उसको इलेक्ट करते हैं और वही कंपनी को मैनेज करते हैं। अब जो इलेक्ट हुए उनको इंडिविजुअली हम लोग कहेंगे डायरेक्टर और कलेक्टिवली कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा भारत देश है, ये कंपनी है, तो ये भारत देश और हम सब उस देश के नागरिक है, मतलब शेयर होल्डर्स, आप समझ लो। तो भारत देश के मालिक हम लोग शेयर होल्डर्स है, तो क्या देश को हम लोग चलाएंगे? नहीं, हम लोगों ने क्या किया, वोट देंगे और हमारे लीडर्स को चुनेंगे, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी वो देश का मैनेजमेंट करते हैं, वो ओनर नहीं है, ओनर हम है, मैनेजमेंट वो करते हैं। तो यहाँ पे ओनर और मैनेजमेंट कैसा होगा, अलग होगा। फाइनेंस, तो कंपनी कैन रेज द कैपिटल बाय इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर और इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक हो गया या कोई और, वहां से वो पैसे बोरो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि ये पूरा पार्ट यहां तक का आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, काम का लग रहा है, तो उसको लाइक कर दे। आपके जो कोई भी फीडबैक है उसको कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताएं और अपने सारे फ्रेंड्स जो कि TYBCom में है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपके कोई भी जूनियर्स, छोटे बड़े भाई बहन है, रिलेटिव्स है जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अगर कॉमर्स की रेगुलर अपडेट चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है तो उनको आप रेकमेंड कर सकते हो कि साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी। अब यहां पे अलग अलग बेसिस के ऊपर हमें कंपनी देखनी है। सबसे पहला है बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट, इसके अंदर दो टाइप आएगी, एक है स्टैट्यूटरी कंपनी। एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्थापना, स्थापना ना बेस पर बे प्रकार आवशे। पहला है स्टैट्यूटरी कंपनी या फिर कॉर्पोरेशन। अब जब देखो स्टैट्यूट का मतलब क्या, लॉ, तो स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जो कंपनी कोई सेपरेट
स्पेशल लॉ के ऊपर बनाई गई है उसे ही हम कहेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी। देखो, कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय सम स्पेशल एक्ट। अब ये स्पेशल एक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो या सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि लेजिस्लेचर ने, कोई ने भी बनाया हो सकता है। गुजरात गवर्नमेंट के कोई स्पेशल एक्ट के अंडर में या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई स्पेशल एक्ट के अंडर में कोई कंपनी फॉर्म होती है तो उसे हम लोग कहेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी या तो फिर कॉर्पोरेशन। नाउ उसके एग्जाम्पल देख लो, तो ये पहले दो एग्जाम्पल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी है, जैसे कि LIC, आप सबने नाम सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के अंडर में बनी है, जबकि ये दो जो है वो गुजरात गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के अंडर में बनी है, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड गुजरात स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन। जबकि दूसरा आएगा रजिस्ट्रेशन के बेसिस के ऊपर। अब देखो, कंपनी रजिस्टर्ड, ये हमने स्टार्टिंग में भी डेफिनेशन देखी थी, और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, चाहे वो 2013 का हो या उससे पहले का कोई भी कंपनी एक्ट हो, तो उसे हम कहेंगे रजिस्टर्ड कंपनी। अब हम रजिस्टर्ड कंपनी के बेस के ऊपर भी जाएंगे तो उसके अगेन दो टाइप है मेन, एक आएगा प्राइवेट कंपनी और दूसरा आएगा पब्लिक कंपनी, खानगी कंपनी अने जाहिर कंपनी। तो सबसे पहले प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स देख लो, एमसीक्यू में बहुत सारी चीजें हैं जो कि काम लगेगी। तो हम किसे प्राइवेट कंपनी कहेंगे, तो कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, गुजराती में कहूं तो नियमन पत्र। तो अगर आपको पता होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स रेगुलेशन होता है, किस में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इसी सेशन में मैं आगे एओए भी आपको समझाऊंगा वो। तो यहां पे प्राइवेट कंपनी किसे कहेंगे, कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, मतलब कोई भी पर्सन, मतलब शेयर होल्डर, वो अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मतलब मैंने शेयर खरीदा ना तो मुझे ही रखना पड़ेगा, वो शेयर मैं किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरा फीचर है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यानी कि मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स कितने हो सकते हैं, 200, 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए। और प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना, क्या, जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर, मतलब जाहिर जनता ने कंपनी પોતાના शेयर खरीदवा आमंत्रण ना આપી सके। तो जो भी कंपनी अपने आर्टिकल से ये तीन कंडीशन को फॉलो करती है उसको कहा जाएगा प्राइवेट कंपनी। दूसरी और चीजें क्या याद रखनी है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। देखो मैक्सिमम तो 200 हमने देख लिया, मिनिमम 2, और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होने चाहिए, तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जांपल साहस कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा साहस प्राइवेट लिमिटेड। और आप आगे पढ़ोगे ओपीसी के बारे में, 1 पर्सन कंपनी, मतलब एक ही पर्सन और कंपनी फॉर्म हो सकती है। वैसे तो हमने देखा कि मिनिमम 2 होने चाहिए, बट ओपीसी एक न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी है और उसमें एक पर्सन से भी कंपनी बन सकती है, और ये ओपीसी प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट है, मतलब प्राइवेट कंपनी के अंडर में ही आ जाती है। जबकि दूसरी है पब्लिक कंपनी। तो भाई पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन तो मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, मतलब डेफिनेशन ना देने के बराबर है। क्या बोला है पता है, बहुत डिफिकल्ट टेक्निकल डेफिनेशन दी है कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है ना वो सब पब्लिक कंपनी। क्या बात कर रहे हो, मतलब मेल कौन, जो फीमेल नहीं है ना वो सब मेल। वो तो यार सिंपल सी बात है, कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। अब उसके कुछ पॉइंट याद रखो, मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 थे, पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर, और मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट में मैक्सिमम 200 आए, ठीक है, अभी हमने देखा ये रहा देखो 200, जबकि पब्लिक में अनलिमिटेड होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यानी कि मेंबर्स। मिनिमम डायरेक्टर्स कितने, 3। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने थे, 2 डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर 2, और यहां पे कम से कम कितने, 3। और कंपनी को अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाना पड़ेगा, प्राइवेट वर्ड नहीं लगना है, सिर्फ लिमिटेड। मतलब साहस कंपनी ये एक पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो, पब्लिक कंपनी मतलब जिसके शेयर बहुत सारे आम जनता ने खरीदे हुए हो वो। तो यहां पे पब्लिक कंपनी के पीछे प्राइवेट वर्ड नहीं लगेगा, सिर्फ लिमिटेड, साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बस इतना ही लगेगा। जबकि दूसरा बेस है ऑन द बेस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। 3 टाइप है, अभी हमने 2 तो डिस्कस कर लिए थे,
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब जिसके अंदर कंपनी के शेयर होल्डर्स जो भी होंगे उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, उन्होंने जितने भी शेयर खरीदे हैं उसकी जो अमाउंट पे करनी बाकी है वहीं तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम, मतलब मैंने शेयर खरीदते वक्त 25,000 रुपए की गारंटी दी थी तो मेरी लायबिलिटी कितनी, 25,000 रुपए तक की। उससे ज्यादा अगर कंपनी की लायबिलिटी हो भी जाती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं 25,000 रुपए दे के फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देख लो, बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये कंपनी ऐसी होती है जो कि नॉर्मली प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होती, हालांकि बहुत प्रॉफिट बनाती है बट प्रॉफिट करने के पर्पज से नहीं बनती है, बट आर्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, कल्चर उन सबके प्रमोशन के लिए बनती है। और तीसरी, इंडिया में इसकी परमिशन ही नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, मतलब जिसके अंदर शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बट ऐसी कंपनी की भारत में परमिशन ही नहीं है, तो आपको इसके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमारा ये सेकंड टॉपिक भी खत्म हुआ। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे टॉपिक 3 डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है जो कि 11th 12th कॉमर्स, एफवाई, एसवाई, टीवाई में कोई भी लेवल पे एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हैं एट द लोवेस्ट फीस, तो आप उनको साहस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए रेकमेंड कर सकते हो और उससे आप लोग कैश रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। कुछ 3-4 टॉपिक इसी के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला आएगा ओपीसी, जो कि हमने अभी आगे देखा था, प्राइवेट कंपनी का पार्ट है। 1 पर्सन कंपनी, एक ही पर्सन होगा और कंपनी बन सकती है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के बाद पॉसिबल हुआ है। देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ओपीसी मींस कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, सिर्फ एक ही मेंबर होगा, मतलब एक ही शेयर होल्डर होगा। कंपनी एक्ट 2013 हैज अलाउड फ्रॉम लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बाय जस्ट 1 पर्सन। ठीक है, ये तो आगे आ चुका है। ओपीसी कैन बी रजिस्टर्ड एज लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, दोनों तरह से परमिशन है। ओपीसी को आप लिमिटेड बाय शेयर्स भी रख सकते हो, मेजोरिटी यही होता है। ठीक है, या लिमिटेड बाय गारंटी भी रख सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी मस्ट इंडिकेट नेम ऑफ अदर पर्सन एज नॉमिनी मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी एक ही बंदा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल भाविन सर है, वो एक ओपीसी है कंपनी, फॉर एग्जांपल साहस 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब यहां पे मेरी ही डेट नहीं आ रही, मेरा एग्जांपल नहीं लेना था अभी, ठीक है, चलो ले लिया तो ले लिया, वैसे तो मैं अमर हूं ये आपको बता दूं, बट फिर भी मान लेते हैं कि 1 पर्सन कंपनी थी भाविन सर की, और भाविन सर की डेथ हो गई, भाविन सर को कोरोना हुआ और उनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ हो गई तो वो कंपनी का क्या होगा, एक ही पर्सन था, तो यहां पे मुझे पहले ही नॉमिनी मेंबर का नाम देना पड़ेगा भाई, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बदले में ये बंदा या ये बंदी ये कंपनी को चलाएंगे। एंड इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ द प्रमोटर, मतलब ये सिंगल पर्सन, his share और right और liability are given to the nominee members, और ये नॉमिनी को उसकी रिटर्न कंसेंट पहले ही कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करवानी पड़ती है। अभी मैं तो ऐसा लिख दूंगा कि मैं 1 पर्सन कंपनी बना रहा हूं और अगर मुझे कुछ हो गया ना तो मोदी जी वो जिम्मेदार, मतलब मोदी जी नॉमिनी, अब उनको पूछ रहा, अभी ऐसा नहीं होता है, मोदी जी की भी तो कंसेंट लो कि अगर भाविन सर को कुछ हो गया तो क्या उनकी कंपनी के सारे राइट्स और लायबिलिटी आप लोगे, उनकी रिटर्न कंसेंट कंपनी रजिस्ट्रार को सबमिट करवानी होगी कि हाँ ये बंदे ने एज ए नॉमिनी एक्सेप्ट किया है कि भाविन सर की ओपीसी है और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो मैं इस कंपनी की देखभाल करूंगा। द मेंबर ऑफ ओपीसी कैन चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी एट द टाइम ऑफ एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। अब यहां पे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं नहीं मोदी जी तो नॉमिनी नहीं रखना है, वो तो राह ही देख के बैठे कि मैं मर जाऊं या मुझे मारने की फिराक में है, क्या कि ये कंपनी मेरी हड़प ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक काम करता हूं, मैं राहुल का नाम कर देता हूं, राहुल गांधी को रख दूंगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे लगता है तो मैं नॉमिनी चेंज भी कर सकता हूं, ये सिर्फ नॉर्मल इंफॉर्मेशन थी, कुछ काम का नहीं है। इसके बाद है इसी के अंदर का पॉइंट, रिलैक्सेशन अवेलेबल टू ओपीसी। ओपीसी करने के क्या फायदे हैं, क्यों, मतलब ओपीसी कंपनी क्यों करेंगे, तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट होंगे, रिलैक्सेशन होंगे। तो ओपीसी नीड नॉट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैसे आपने देखा हो तो कंपनी के कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो बनाने नहीं पड़ते, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजिशनल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट,
उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी, तो यहां पे कैश फ्लो स्टेटमेंट उनको बनाने की जरूरत ही नहीं है। Annual return can be signed by director only. Mean signs of company secretary is not necessary. OPC है, डायरेक्टर खुद साइन कर देगा चलेगा। हाँ, अगर ओपीसी से ऊपर कोई भी कंपनी है तो कंपनी सेक्रेटरी के भी सिग्नेचर की जरूरत रहेगी, इसलिए मैं बोलता हूं कि कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो अगर ये बीच में एक आपको ओपिनियन दे रहा हूं कि आप लोगों को भी अपने टीवाई के बाद कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करना है तो जरूर सोचिए, काफी अच्छा और फायदेमंद कोर्स है और उसकी बेस्ट हाईटेक वेल प्लानेड स्टडी सास स्मार्ट स्टडीज ऐप पे आपको लोवेस्ट फीस पे मिल जाएगी, तो आप उसको रिफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नो नीड टू कॉल एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन मैं आपको आगे समझाऊंगा। मतलब एजीएम वार्षिक सामान्य सभा ये बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी। स्पेसिफिक प्रोविजन टू कॉल एजीएम और ईजीएम आर नॉट एप्लीकेबल, मतलब आपको कोई स्पेशल ईजीएम बुलानी है तो यहां पे आपको उसके लिए जो भी लॉफुल रिक्वायरमेंट होती है कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया क्या होगा मीटिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे मेंबर्स शेयर होल्डर्स मिलते हैं। अभी ये तो है ही ओपीसी, मैं खुद ही ओनर हूं, मुझे खुद के साथ ही मीटिंग करनी है, तो कभी भी करो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। साइन ऑफ वन डायरेक्टर ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, अब वैसे एक ही डायरेक्टर है तो एक ही सिग्नेचर करेगा। Company can file its financial statement within 6 months from the closure of financial year as against 30 days for other company। दूसरी किसी कंपनी है तो आपका एमसीक्यू के लिए याद रखना है 30 दिनों में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाने होते हैं। 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, 30 दिनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाओ। ओपीसी है ठीक है भाई, आप 6 महीने लो, 6 महीने मतलब 180 डेज तक का टाइम ले सकते हो। और कौन ओपीसी फॉर्म करेगा, मतलब कौन कर सकता है, ये भी एमसीक्यू में काम लग सकता है। Only natural person who is Indian citizen and resident in India can form OPC in India। मतलब एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कोई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद अपनी एक दूसरी ओपीसी नहीं बना सकती, ठीक है। बट नेचुरल पर्सन है मुकेश अंबानी या भाविन सर, वो ओपीसी फॉर्म कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि मैं इंडियन सिटीजन हूं और इंडिया में ही रहता हूं। वन पर्सन कैन बी मेंबर ओनली इन ओपी, ये तो पता ही ओपीसी में एक ही मेंबर होगा। एंड माइनर कैन नॉट बी मेंबर और इवन नॉमिनी, मतलब मैं हूं कंपनी का ओनर, मैं वन मींस सोल ओनर में ही हूं, अब मैं नॉमिनी में फॉर एग्जांपल मेरे बेटे या बेटी का नाम लिखता हूं जो कि अभी 8 10 12 साल के हैं फॉर एग्जांपल, तो यहां पे उनको मैं नॉमिनी पे नहीं रख सकता। नॉमिनी कंपल्सरी कौन होने चाहिए, एडल्ट 18+ ही होने चाहिए। क्लियर यहां तक की बात है। अभी दूसरा टॉपिक है स्मॉल कंपनी। देखो ओपीसी की बात खत्म हो गई, अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 83 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज नॉट पब्लिक। जो यार क्या डेफिनेशन, जो पब्लिक नहीं है ना वो स्मॉल कंपनी, तो सर वो तो प्राइवेट भी तो हो सकती है ना, तो देखो उसके लिए और कंडीशन है, पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है, और सच हायर वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब बट नॉट मोर देन 5 करोड़। मतलब इस ये या स्पेशल केस में आप बढ़ा के 5 करोड़ कर सकते हो पेड अप कैपिटल, मतलब पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा नहीं, और टर्नओवर है वो 2 करोड़ या सच हायर वैल्यू एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट नॉट मोर देन 20 करोड़, मतलब मैक्सिमम 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर नहीं चाहिए, मैक्सिमम 5 करोड़ से ऊपर की पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे स्मॉल कंपनी। प्राइवेट कंपनी का ही एक पार्ट हुआ बट उसको हम लोग स्मॉल प्राइवेट कंपनी कहेंगे। अगर इससे ज्यादा हो गया तो वो प्राइवेट कंपनी रहेगी बट स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। हाउएवर स्मॉल कंपनी डज नॉट इंक्लूड होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, याद रखना ये पॉइंट आपको एमसीक्यू में आता है। सेक्शन 8 के अंडर में रजिस्टर्ड कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, जो कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं सेटअप हुई है बट सोशल सर्विसेज या आर्ट्स कॉमर्स के कल्चर के प्रमोशन के लिए हुई है वो कंपनी। एंड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो ये सब यहां पे स्मॉल कंपनी में नहीं आएगी। रिमेंबर ओपीसी और स्मॉल कंपनी कैन नॉट फॉर्म फॉर नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ये ओपीसी या स्मॉल कंपनी ये आप नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए मतलब सेक्शन 8 के अंडर में फॉर्म ही नहीं कर सकते। सेक्शन 8 में मतलब आपको प्राइवेट मींस प्रॉफिट का पर्पस ही नहीं है, सोशल पर्पस के, और यहाँ पे ओपीसी और स्मॉल कंपनी सोशल पर्पस के लिए सेटअप नहीं हो सकती। क्लियर। उसके बाद है डॉर्मेंट कंपनी, तो डॉर्मेंट कंपनी जो कि कंपनी फॉर्म और रजिस्टर्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, डॉर्मेंट मतलब क्या, सुसुप्त,
મતલબ હમણાં આરામમાં છે, આવીશું એકદમ ભાગની જેમ ઉઠીશું, પણ હમણાં કશું નથી करता। तो मतलब ऐसा एक भी साहस इंडस्ट्री है, इसका एक फ्यूचर में प्रोजेक्ट है कि हमें फॉर एग्जांपल मार्स पे लोगों को घर बना के देने, इलॉन मस्क लोगों को मार्स पे ले जाने का प्रोजेक्ट बना रहा है। अब लोग वहां पे जाके रहेंगे कहां, वहां पे लोग जाके लोग खाएंगे क्या? तो हमने एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाया है कि हम लोग मार्स के ऊपर पानी पूरी के रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे। क्या बात है सर, तो मतलब मार्स पे जाएंगे तो पानी पूरी मिल जाएगी, लड़कियां बहुत खुश हो जाएगी। हाँ? तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, पर अभी से रजिस्टर्ड करवा देना है ताकि ये नाम या ये प्रोजेक्ट किसी और अपने नाम पे रजिस्टर्ड ना करवा ले। तो फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड असेट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब स्किल, नॉलेज, टैलेंट, वो कि ये हमारा है और हम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और इसको इस्तेमाल ना करे। एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बस ये हमारा फ्यूचर का गोल है। अभी हमने इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, यहाँ पे कोई एसेट नहीं खरीदी है, कुछ नहीं, बस ये प्रोजेक्ट है। हम लोग 5 साल के बाद इसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा, इसलिए हमने ऑलरेडी अभी से कंपनी रजिस्टर्ड करवा दिया बस। तो उसे हम कहेंगे डॉर्मेंट कंपनी। एंड हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न इन लास्ट 2 ईयर्स। अब इसका कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये तो फ्यूचर के लिए बनाई गई है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि उसके कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे ही नहीं है। सच कंपनी में अप्लाई टू रजिस्टर फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट कंपनी। तो ऐसी जो भी कंपनी है वो डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस ले सकती है। देन इनएक्टिव कंपनी सेक्शन 455 में आती है, कंपनी विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन, मतलब कोई काम कर ही नहीं रही है, कंपनी बना दी है पर अभी कोई काम कर ही नहीं रही है। मतलब अगर आपको एक जसपाल भट्टी का बहुत ही बढ़िया सा वीडियो आया था, पीपी वाटर बॉल्स करके कंपनी बना देता है, पीपी वाटर बॉल्स मतलब प्रेम प्रकाश पानीपुरी वाला, उसका इंग्लिश नाम है वाटर बॉल्स पानीपुरी। अब ये वैसा स्पूफ था, मतलब कॉमेडी वीडियो था, बट ऐसा है कि कंपनी बना दी है, कुछ काम कर ही नहीं रही है। नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अब ऑब्वियसली कि उसने कुछ ऑपरेशन, कुछ काम नहीं किया है तो उसके कोई ट्रांजैक्शन भी खास नहीं होंगे। एंड नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न, तो उसे हम क्या कहेंगे इनएक्टिव कंपनी। मतलब आप फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि 2 साल से आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो आप इनएक्टिव स्टूडेंट हो। इस तरह से कोई कंपनी है जो कि 2 साल से कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे इनएक्टिव कंपनी। क्लियर? तो यहां पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ और आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे के हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर जो लोग YouTube पे ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए ये सेशन खत्म हो रहा है। बट अगर आपको ये पूरा सेशन अवेल करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड कर दें और हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें, तो ये फुल सेशन आप कैसे अवेल कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग आपको दे सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बढ़िया से आपका पेपर जाएगा और ब्राइट फ्यूचर रहेगा। ऐसे बेस्ट विशेस फ्रॉम मी बाविन शाह। और अपने सारे दोस्तों को जरूर रेकमेंड करें कि वो कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी एक्सीलेंट एजुकेशन के लिए साहस इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़े। चलिए, जो भी हमारे क्लास के स्टूडेंट है या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप का यूजर है उनके लिए सेशन कंटिन्यू है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट